हेलो, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 12 ऑफ प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। सो आज हम बात करेंगे पॉलिटी के लेक्चर नंबर 1 की, और ओवरऑल ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा प्रीलिम्स प्रैक्टिस की। ठीक है, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 2025 जो 25 ऑफ मई 2025 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसको हम चेस कर रहे हैं, और हमारा जो टेस्ट है वो 11th लास्ट टेस्ट था। ठीक है, ये 12 होगा, और हमारा टारगेट रहेगा कि 215 हम यहाँ टेस्ट 215 तक टेस्ट डिस्कस कर लें। ठीक है, तो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना कर सके प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पर मोर देन 10,000 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पर सारे जो हैं टॉपिक्स डिस्कस करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो आप ध्यान से इन्हें सुनिए, और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद जो है मेरे आंसर्स को आप मिला के देख सकते हैं। और मैंने जो क्वेश्चंस के बैकग्राउंड में सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, और उनके आंसर्स भी आप उनसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी यहाँ पर कीवर्ड आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये है क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्रिप्स प्रपोजल का। ठीक है, तो क्रिप्स प्रपोजल आया कैसे, और कब ये आया, क्यों आया, और कैसे बना, और इसके जो है प्रिंसिपल्स क्या थे, क्या डिमांड थी, और क्या यहाँ पर क्रिप्स प्रपोज किया अपनी प्रिंसिपल्स को। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे। ओवरऑल जो स्टेटमेंट है उनके विदाउट, जो भी स्टेटमेंट दिए होंगे उनके विदाउट क्या चीज़ हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। Let's see the first question. Consider the following statements about the Cripps proposals of 1942. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्रिप्स प्रपोजल था क्या, क्यों आया, कैसे आया, और कब आया। ठीक है, तो जब 1941, ठीक है, 19 दिसंबर 1941 की बात करें, देखो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे जो प्रपोजल्स होते हैं। ठीक है, मिशन होते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रिप्स प्रपोजल क्यों आया, जब दिसंबर 1941 में यहाँ पर कांग्रेस लीडर्स प्रिजन से रिलीज हो गए। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस लीडर्स को ये चिंता थी कि हम अपने इंडियन टेरिटरी को कैसे बचाएं। क्यों, क्योंकि जापानीज सेना, जापानीज आर्मी कंसिस्टेंटली मूविंग टूवर्ड्स इंडिया, क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी को कंसिस्टेंटली डिफीट करती जा रही थी साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को और जो इंडियन लीडर्स थे, कांग्रेस लीडर्स थे, उन्हें चिंता थी कि जापानीज सेना को कैसे डिफीट किया जाए। ठीक है, कैसे रोका जाए। तो उसके बाद जो है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन के चेयरमैन कौन हेड किया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, तो ये प्रपोजल रखे, कौन कौन से प्रपोजल, देखो 4 प्रपोजल थे, चारों प्रपोजल्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 प्रपोजल थे। पहला प्रपोजल जो था वो कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, और दिया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, और इंडिया फ्री टू डिसाइड, फ्री होगा डिसाइड करने के लिए कि इसको कॉमनवेल्थ के साथ रिलेशंस करना है या नहीं करना है, और पार्टिसिपेट करना है यूनाइटेड नेशंस में या फिर अंदर अदर इंटरनेशनल बॉडीज़ में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। ये पहला प्रपोजल था। सेकेंड प्रपोजल था एंड ऑफ द वॉर, मतलब वार के ख़त्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो पार्टली इलेक्टेड होंगे प्रोविंशियल असेंबली द्वारा। ओके, बेस्ड ऑन द और थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड पार्टली नॉमिनेटेड होगा किसके थ्रू, प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, और प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर होंगे वो पार्टली इलेक्टेड होंगे। ठीक है, ये था सेकेंड प्रपोजल। और थर्ड प्रपोजल क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन तभी जब 2 कंडीशन फुलफिलमेंट होंगी। कौन कौन सी, पहला जो होगा वो कोई भी प्रोविंस अगर चाहे तो वो यूनियन का पार्ट हो सकता है, ज्वाइन कर सकता है, या फिर अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकता है सेपरेट, और सेपरेट यूनियन बना सकता है। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या थी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो होगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, उनके बीच निगोसिएशन होगा ट्रांसफर ऑफ पावर की, और सेफगार्ड करने के लिए रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। ठीक है, तो ये जो है थर्ड प्रपोजल था। फोर्थ एंड लास्ट प्रपोजल क्या था कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया होगा,
ये थर्ड है। फोर्थ है डिफेंस ऑफ इंडिया वो ब्रिटिश के हैंड में ही होगी, ठीक है, और गवर्नर जनरल्स की जो वीटो पावर है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये जो है 4 प्रपोजल थे, और इन 4 प्रपोजल्स में कौन एग्री हुआ कौन डिसएग्री हुआ ये हम बात करेंगे जब हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्रिप्स प्रपोजल रहे 1942 के, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। इट प्रपोज द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, जो यहाँ दो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, कांग्रेस किस में अडिग रहेगी, किस में मतलब क्या डिमांड रहेगी, कांग्रेस की डिमांड रहेगी कि यूनियन होगा, एक यूनिटरी मतलब इंडिया का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। बट मुस्लिम लीग क्या होगी, ये चाहेगी कि पाकिस्तान का क्रिएशन हो, ठीक है। और कांग्रेस क्या चाहेगी, कांग्रेस चाहेगी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर अपॉइंट किए जाए मेंबर्स को, ठीक है। और मुस्लिम लीग क्या चाहेगी, मुस्लिम लीग ये चाहेगी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और 2 कॉन्स्टिट्यूशन भी बने, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, डिमांड एंड देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। पहला देखो, पहला स्टेटमेंट है इट प्रपोज्ड द फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू द डिमांड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। देखो यहाँ पर कह रहा है कि इंडिपेंडेंट प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, क्योंकि इमीडिएट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है, मुस्लिम लीग सपोर्टेड द क्रिप्स प्रपोजल। क्या क्रिप्स प्रपोजल मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर इसका मेंशन था, यहाँ पर कोई पाकिस्तान का क्रिएशन की बात नहीं की जा रही थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन टी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखो पहला जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की बात कब की गई, 1934 में। 1934 में एम एन रॉय जो थे उन्होंने पहला प्रपोजल रखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या पहला जो स्टेटमेंट था उनका, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने का एक पहला वर्ड उन्हीं के नाम से आता कि उन्होंने मतलब प्रपोज किया था इसे, ठीक है। एम एन रॉय ने, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, ठीक है। देखो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बायकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग। तो फर्स्ट सेशन को डेफिनेटली बायकॉट किया था मुस्लिम लीग ने, करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द असेंबली। ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। क्या ये करेक्ट है, नहीं, ये 24 ऑफ जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा का स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट सेशन मुस्लिम लीग बायकॉट की थी, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ताकि हमें जो अदर स्टेटमेंट इस बेसिस पर आए तो हम उसे करेक्ट कर सकें, ठीक है। चलते ये यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। मैंने डिटेल में बात कर दी है और सोल्यूशन को देखने की कोई यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेंबर्स एंड इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कैसे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि पार्टली इलेक्टेड होंगे और पार्टली नॉमिनेटेड। बट जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, जब कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जो मार्च 1946 में। देखो मेन जो ईयर होते हैं ना, उनके मेन ईयर, जैसे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रपोजल, अगस्त ऑफर कब हुआ, अगस्त 1940 में क्या प्रपोजल रखा, तो ऐसे यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर प्रपोजल रखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, मेंबर्स होंगे उनके, वो एडल्ट फ्रेंचाइज से, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट होंगे, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, ठीक है। तो पहला जो है स्टेटमेंट, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस वर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एडल्ट फ्रेंचाइज,
ये यहाँ पर क्या रखा गया, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस वर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एडल्ट फ्रेंचाइज। ये यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर प्रपोजल रखा था, ठीक है। बट यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे प्रोविंसेस में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स वर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। देखो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड थे, तो नहीं, ये ओनली एंड ओनली क्या थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे, ठीक है, नॉट इलेक्टेड, ठीक है। पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड कौन थे, जो प्रोविंसेस पर थे, ठीक है। तो 4 प्रोविंसेस जैसे कि कितने, सॉरी 4 प्रोविंसेस नहीं, मैक्सिमम मोर देन 465 प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो उनसे इलेक्टेड, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थे, और सेक्शंस में डिवाइड थे, ठीक है। जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जो अंडमान निकोबार का पार्ट था, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सीट्स एलोकेटेड टू ब्रिटिश प्रोविंसेस वर डिवाइडेड अमंग द मुस्लिम्स, सिख्स एंड द जनरल कैटेगरी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो सीट को एलोकेट किया गया था ब्रिटिश प्रोविंसेस को, ठीक है, और डिवाइडेड अमंग, किस में डिवाइड किया गया था सीट्स को, मुस्लिम में, सिख्स में एंड जनरल कैटेगरी। देखो ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन था मुस्लिम्स, सिख्स, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और फर्स्ट जो वुमेन को एडल्ट फ्रेंचाइज की मतलब वोटिंग पावर दी गई थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दिया गया था। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। और बढ़ाया कब गया था, बढ़ाया गया था 1935 के एक्ट में, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। और फर्स्ट कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन था वो कौन सा एक्ट दिया था, एक्ट 1909 यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1946। देखो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, 46 नहीं 47 है, ठीक है। तो ये क्यों लाया गया था, क्योंकि इस बेसिस पर यह देखा गया कि जो भी यहाँ पर 1935 और आगे की जो प्रोसेस है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिप्रेजेंटेशन थी ओवरटेक करने के लिए इनको क्या लाया गया था, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1946, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द एक्ट मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर लीगल चेंजेस। क्या लीगल चेंजेस के लिए किया गया था, नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्या डिपेंडेंट थी, नहीं। ये यहाँ पर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 बनाया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो सॉवरेन बॉडी होगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। ये रॉन्ग हो जाएगा। The assembly functioned as both a legislative and a constituent body performing these roles on separate days। तो जो असेंबली का फंक्शंस होंगे, फंक्शन करेगी एज बोथ अ लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर, जो मतलब चेयरमैन कौन थे, लेजिस्लेटिव मेंबर्स के चेयरमैन जो थे वो जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर, ये याद रखना, जीवी मावलंकर। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होगी वो उनके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इसके मेंबर होंगे। तो ये याद रखना, परफॉर्मिंग दीज रूल्स ऑन सेपरेट डेज में परफॉर्म करेंगी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द असेंबली वर चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं। मैंने पहले बताया कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के ये मेंबर होंगे, ना कि ये लेजिस्लेटिव फंक्शन के चेयरमैन होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, सो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये याद रखना। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो इम्प्लीमेंट कब हुआ, देखो, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। देखो कह रहा है इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया जनवरी 26, 1950 में, नहीं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नवंबर जैसे प्रियम्बल दिया है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है, जस्टिस
जस्टिस में क्या है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, एंड फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. This is the preamble. ठीक है, तो आप भी ऐसे preamble को याद रख सकते हैं. ओके, तो प्रियम्बल में इनैक्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को ये इनैक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट सेपरेट, नॉट इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि सिटीजनशिप, जैसे 5, 6, 7, 8, नहीं, यहाँ पर जैसे कि है ना 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ पर ये आर्टिकल है, और 60, ठीक है, 324 इलेक्शन का जो आर्टिकल है 324, ठीक है, 324, 366, ठीक है, 367, ये मतलब पार्लियामेंट जो CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये सारे इसमें मेंशन है, ठीक है, पार्लियामेंट के, और 380, 381, 3 ठीक है, 391, 392, 393, 393 तक है, ठीक है. तो ये सारे आर्टिकल्स इन्फोर्स किए गए, नॉट इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो है इनकरेक्ट था. और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस एंड प्रोविंशियल पार्लियामेंट केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टेटमेंट थर्ड है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिटेन्ड एज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या रिटेन हुआ था? नहीं, ये हुआ था, अबोलिश कर दिया गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में ये क्या किया गया था, रिपील कर दिया गया था, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. ओनली ऑप्शन ए, मतलब स्टेटमेंट ए, बट यहाँ पर इनकरेक्ट दिया, देखो ये इनकरेक्ट आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आखिरकार स्टेटमेंट करेक्ट बता रहा है या फिर इनकरेक्ट बता रहा है. तो हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, सेकंड करेक्ट है. तो ओनली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है. तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को? देखो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है. 7 फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल, मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था वो एक्सटेंड करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत आर्टिकल 300A में पुटअप कर दिया गया, ठीक है. तो ये याद रखना. तो 6 फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें रेमेडीज होती है कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकता है, ठीक है. तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है और मैं इन्हें डिटेल में बताऊंगा जब मैं यहाँ पर लेक्चर लेके आऊँगा पॉलिटी सेक्शन के बेसिस, पॉलिटी सेक्शन का, ठीक है. तो देखो ये डिफाइन, मैग्ना कार्टा डिफाइन क्या करता है कि दे सर्व एज ए लिमिटेशंस ऑन एग्जीक्यूटिव टिरानी एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर. देखो ये बताते हैं फंडामेंटल राइट्स कि एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव एक्शंस का यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन ना हो या टिरानी ना बन जाए, ठीक है. पार्लियामेंट ओवरटेक ना कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को, इस बेसिस पर फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई भी किसी भी सिटीजन्स का वायलेशन ना करे, मतलब एक्ट या फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो इसे बचाने के लिए या फिर कहें लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और यहाँ पर कोई वायलेशन ना कर सके सिटीजन्स के राइट्स को. तो इस बेसिस पर फंडामेंटल राइट्स पुटअप किए गए और ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहलाया. तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19. देखो आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. 6 फंडामेंटल राइट्स हैं
पहला जो है वो है, देखो यहाँ पर जो निमोनिक्स है मैंने ऐसे याद रखा है SAAMRO, ठीक है, SAM सामरो, ठीक है, मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहें तो SAAMRO सामरो, ठीक है। S मतलब क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये क्या है, असेंबली, असेंबली मीन्स असेंबली कोई भी 4 या 5 पर्सन्स मतलब विदाउट आर्म असेंबल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ एसोसिएशन, इसका मतलब असेंबली है, इसका मतलब एसोसिएशन है, ठीक है, जो आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास सी में दिया है। एसोसिएशन का मतलब यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉपरेट कर सकते हैं पर्सन और कॉपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। एम का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब जो मतलब आप कहीं भी पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में मूव कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, ठीक है, आप मूव कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन ये है कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट या फिर जो एड्स रिलेटेड कैंसर बेस्ड पर्सन है वो हर जगह मूव नहीं कर सकता पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है रेजिडेंस, ठीक है, तो मैं इन्हें डिटेल में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और इस तरीके से आपको याद करना है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आर का मतलब रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब आप कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं होल टेरिटरी ऑफ इंडिया में, बट कुछ कंडीशन है जो कि कंडीशन को फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ओ का मतलब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब ट्रेड, या फिर कहीं आप ट्रेड कर सकते हैं होल टेरिटरी ऑफ इंडिया में, बट इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन। सारे फंडामेंटल राइट जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 में वो सारे रिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 19 में क्या है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। देखो ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ देखते हैं ना, जब आर्टिकल देखेंगे 358 और 359, ठीक है, 358 और 359, यहाँ पर जब देखो यहाँ पर 358 क्या कहता है, 358 कहता है कि जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी, ठीक है, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी तब ये आर्टिकल 19 में जो राइट्स दिए होंगे ना वो ऑटोमेटिकली अबोलिश हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी। और आर्टिकल 359 कहता है कि जब यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा, इंटरनल इमरजेंसी लगेगी या फिर आर्म्ड रिबेलियन होगा तो प्रेसिडेंट यहाँ पर परमिशन देंगे कि आर्टिकल 19 अबोलिश होगा या नहीं होगा, सस्पेंडेड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर आर्टिकल 359 यहाँ पर परमिशन दे रहा है, आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा या नहीं होगा। तो एनी इमरजेंसी ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं मतलब सस्पेंड होंगे। ऑप्शन बी क्या है, द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग एनी एक्सटर्नल इमरजेंसी नॉट इंटरनल इमरजेंसी। देखो ऑटोमेटिकली कह रहा है ना, ओनली ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इमरजेंसी, यस करेक्ट हो जाएगा, यस दिस इज करेक्ट। द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखो एनी सर्कमस्टांस कह रहा है, नहीं मैंने बता दिया। द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमरजेंसीज। तो कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसको सस्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और मैंने इसे आर्टिकल 19 को डिटेल में समझा दिया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन्फोर्समेंट एंड अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इन्फोर्समेंट एंड अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो 6 राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, यस डायरेक्टली आप गो टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, विदाउट अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अपील के बिना ही आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो, ठीक है। देखो स्टेटमेंट पहला क्या है, देखो अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट 3 तरीके के अमेंडमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से, ऑर्डिनरी, ठीक है, और जो हमारा स्पेशल, ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। ऑर्डिनरी में क्या है, सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी, और यहाँ पर एक और होती है जो कि हाफ ऑफ द स्टेट की यहाँ पर कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो इसका भी सेम बेसिस पर होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज डिपेंडेंट सॉली ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ऐसा है, फंडामेंटल राइट्स का जो इन्फोर्समेंट है वो डिपेंड करता है कि केवल और केवल एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ही डिस्क्रेशन करता है, नहीं, यहाँ पर कोर्ट की डिसीजन होता है ना कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा।
फंडामेंटल, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट लेजिस्लेचर जो है डिसाइड करेगी, ठीक है, कि कौन से पार्ट को पर अमेंड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को, विदाउट क्या, विदाउट द डिस्टर्बेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो केशवानंद भारती केस 1973 में मेंशन किया गया था, ठीक है, कि बेसिक किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, बट कैन नॉट बी टच्ड दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट कौन सा है, वो डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। क्या सिंपल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, तो सिंपल मेजॉरिटी से क्यों यहाँ पर अमेंड होगा, नहीं, ये होगा ओनली एंड ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड है द कोर्ट्स इन इंडिया हैव नो रोल इन द प्रोटेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट तो देखे हो ना, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, आर्टिकल 13 कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी एक्ट या फिर लॉ बनाता है और वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट से, तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। और यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट किस में दिया है, आर्टिकल 13 में और 39 में, ठीक है, ये याद रखना। और जो पार्लियामेंट किसके कौन से जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करता है तो कौन से आर्टिकल में दिया है उसका मेंशन, आर्टिकल 368, तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप पूरी क्वालिटी मेरे थ्रू आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पर हम प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। आप धीरे धीरे करके इन कॉन्सेप्ट्स को मेरी बस स्पीच सुनते रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए, आपका इसी में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस देखते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स एट एनी टाइम फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स। नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स के बेसिस पर फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अबोलिश कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, ये राइट है, ठीक है, कि नेशनल सिक्योरिटी के रीजन्स के एनी टाइम, किसी भी टाइम, मतलब नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स के बेसिस पर ये सस्पेंड हो सकती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग स्टेट और इमरजेंसी। क्या स्टेट इमरजेंसी के बेसिस पर फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर सस्पेंशन होता है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओनली एंड ओनली जो आर्टिकल, देखो ये याद रखना, सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट कौन सा, 20 और 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 29 में मेंशन है। और प्रिवेंशन ऑफ क्या दिया है, आर्टिकल 20 में दिया है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, किसी भी एक पर्सन को, इंडिविजुअल जो इनोसेंट पर्सन हो, उसे कन्विक्ट ना किया जा सके, इसके लिए जो है आर्टिकल 20 में मेंशन है कि उस इंडिविजुअल और इनोसेंट पर्सन को बचाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। स्टेट इमरजेंसी में वैसे भी यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का कोई भी मतलब अफेक्ट नहीं होता, कोई भी सस्पेंशन नहीं होता, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड है, फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड ओनली टू इंडिविजुअल्स एंड नॉट टू ग्रुप और एसोसिएशन। नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि ग्रुप या फिर एसोसिएशन जैसे LIC या फिर कोई भी एक पर्सन के तौर पर, कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यहाँ पर उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किया जाता है, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा करेक्ट, जो कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गया कि जो फंडामेंटल पार्लियामेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट सस्पेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स ओनली एंड ओनली, एनी टाइम, किसी भी टाइम नहीं, यहाँ जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी के सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होगा, ना कि किसी भी टाइम, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल जो है ना, मैंने बताया ना कि 20 और 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ये भी। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
एप्लीकेबिलिटी और उसका स्कोप क्या है फंडामेंटल राइट्स का। स्टेटमेंट फर्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी क्लेम्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स नॉट अगेंस्ट द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स ओनली क्लेम किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए, नॉट अगेंस्ट द स्टेट नहीं, ये स्टेट के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट्स का, जैसे आर्टिकल आपने देखा होगा 17, ये 17 आर्टिकल जो है राइट टू मतलब प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसको और सिविल राइट्स का यहाँ पर मेंशन किया गया है आर्टिकल 13 में, ठीक है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर स्टेट के अगेंस्ट भी एक्शन लेना पड़े तो वो भी यहाँ पर जायज़ है। फंडामेंटल राइट्स क्लेम करता है कि आप स्टेट के अगेंस्ट भी यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं कि स्टेट ने इसका वायलेशन किया है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 का, ठीक है। तो स्टेट जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स बट द हाई कोर्ट्स कैन नॉट। देखो जो रिट्स है ना, रिट्स जुरिस्डिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के हैं, ठीक है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो रिट्स हैं, देखो रिट्स कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के रिट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, एक होता है मैंडमस, एक होता है क्वो वारंटो, मतलब क्वो वारंटो लास्ट में है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस और प्रोहिबिशन, सर्सियरी और क्वो वारंटो, ठीक है। 5 टाइप के यहाँ पर रिट्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हाइबियस कॉर्पस है, तो सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हाइबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, प्राइवेट एज वेल एज जो पब्लिक इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, ठीक है। प्रोहिबिशन और सर्सियरी यहाँ पर कोर्ट जो जुडिशियल और पार्सली जुडिशियल मतलब क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट यहाँ पर रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। मैंडमस क्या है, जो कमांड मतलब कमांड करता है, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल वर्क को, ठीक है, तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, रिट इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और क्वो वारंटो वारंट करती है मतलब कि उस वो जो पर्सन है वो लीगल है या फिर इलीगल है, बैठा है अपनी पोस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स बट हाई कोर्ट का नॉट, जबकि हाई कोर्ट के पास जो रिट की जुरिडिक्शन है वो ब्रोडर दैन द सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जुरिडिक्शन मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए अदर जुरिडिक्शन अदर रिट्स भी हैं जो कि ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर द सेम इन बोथ द यूएसए एंड इंडिया विदाउट एनी मेजर डिफरेंसेस। देखो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स 6 हैं जो कि ब्रॉडली मेंशनड है, ठीक है, आर्टिकल 12 to 35 यहाँ पर बहुत सारे मेंशन हैं, ठीक है। और जो यूएसए का है, यूएसए के जो फंडामेंटल राइट्स है वो ओनली 7 आर्टिकल, टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है वो 7 आर्टिकल हैं, उसी में इंक्लूडेड हैं कौन से फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स वो ब्रोडर हैं, मोर ब्रोडर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि सारे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, Which of these can be found both in directive principles and fundamental duties? Directive principles और fundamental duties में कौन कौन से पाए जाते हैं? देखो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये है सोशियो इकोनॉमिक के बेसिस पर, ठीक है, और ये है गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीज़न मेंशन नहीं है, ठीक है, डिवीज़न मेंशन नहीं है क्योंकि हम इन्हें केवल और केवल डिवाइड करते हैं किसके लर्निंग बेसिस पर। तो कि सोशियो इकोनॉमिक जो है वो गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल ये केवल और केवल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, डिवाइड नहीं है, क्लासिफाइड नहीं है, ठीक है, केवल और केवल हम याद करने के लिए ऐसे कैटेगराइज कर रखे हैं इन्हें, ठीक है। तो देखो और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनिशियल जो 1976 में ऐड की गई, किसके अमेंडमेंट अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कौन रिकमेंडेशन दिया था, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, याद रखना स्वर्ण सिंह कमेटी,
यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक पार्ट 4A में यहाँ पर आर्टिकल कौन सा है 51 में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनिशियल में कितनी थी 10, और लास्ट में यहाँ पर 11th जो ऐड की गई वो है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, नहीं 85th था, नॉट 97, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। ठीक है, 85th में जो यहाँ पर एजुकेशन के लिए कंपलसरी एजुकेशन बनाया जाए चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, अप टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, कि स्टेट की यहाँ पर मतलब सिटीजन्स की जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये ऐड किया गया था। ओके, देखो फर्स्ट कौन सा मेंशन है बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट क्या है, यस करेक्ट, प्रमोटिंग हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी, ये यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अपहोल्डिंग द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट में जैसे यहाँ पर देखना आपको जैसे 51A के जी में दिया है इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और आर्टिकल जो है 48A यहाँ पर 48A में दिया है इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का राइट्स है आर्टिकल है। ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये दोनों किसके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने डिटेल में बता दिया, अब देखते हैं इसके स्टेटमेंट। ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A of the Constitution by the Constitution 42nd Amendment Act 1976। तो सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट किए गए थे इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनिशियल में कितने थे 10 और लास्ट में 11th, जो कि ये 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, यस ये करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब ऐसे ऑप्शन आ जाए ना, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो यहाँ पर पहला, सेकंड और थर्ड, ओनली सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ठीक है, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, यस इट इज़ करेक्ट, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं होंगे। ठीक है, बट अ कोर्ट में टेक देम इनटू अकाउंट व्हाइल एडजुडिकेटिंग ऑन द मैटर, क्योंकि लेकिन कोर्ट क्या हो सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ले सकता है अपने अकाउंट में, जबकि एडजुडिकेटिंग ऑन अ मैटर, कोई भी मैटर को एडजुडिकेट करना है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कोर्ट देखती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया। ये याद रखना, जो फीचर हैं कौन से कंट्री से किससे बोरो किए गए हैं, वो चीज़ यहाँ पर आप याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा, तो आपको बहुत ईजी तरीके से निमोनिक्स बताऊँगा, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर निमोनिक्स से आपको याद करवा दूँगा। ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज आर हेल्ड ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल सिटीजन्स सब्जेक्ट टू द स्टेट इन्फोर्सिंग द सेम बाय मीन्स ऑफ अ वैलिड लॉ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर हेल्ड ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल सिटीजन्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्लिगेटरी हैं सभी सिटीजन्स के लिए, सब्जेक्ट टू द स्टेट इन्फोर्सिंग द सेम बाय मीन्स ऑफ अ वैलिड लॉ। क्या वैलिड लॉ के सेम मेंशन किया गया है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कि फंडामेंटल ड्यूटीज देखो यहाँ पर रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पर देखो इनकरेक्ट देख लेना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर हेल्ड ऑब्लिगेटरी है फॉर ऑल सिटीजन्स। देखो जब भी अगर सिटीजन्स को
नीड ही, जब ज़रूरत होगी देश को, जब देश को ज़रूरत होगी तो सारे सिटीजन्स को कि ये ऑब्लिगेशन बन जाता है कि देश के लिए वो अपने लाइफ को, इवन लाइफ भी देना पड़े ना, तब भी वो स्वीकार हो। ठीक है, तो स्टेट इन्फोर्सिंग द सेम बाय मीन्स ऑफ अ वैलिड लॉ, कोई एक वैलिड लॉ के द्वारा मतलब एक माध्यम हो, वैलिड लॉ हो, उसके बेसिस पर स्टेट इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है एनी लॉ दैट इवन दो इट deviates from the fundamental rights but has been made to give effect to the directive principles in article 39b and 39c would not be deemed invalid। देखो कह रहा है कि कोई भी लॉ इवन दो, हालांकि इट डेविएट्स फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, कोई भी लॉ इवन दो डेविएट करता है फंडामेंटल राइट्स से, बट हैज़ बीन मेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कोई भी अगर लॉ है डेविएट करता है फंडामेंटल राइट्स से, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज बी एंड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज सी में अगर कोई भी लॉ मेंशन है तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा, वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पर एक आर्टिकल मैं आपको लाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो आपको सुन के एकदम से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार आर्टिकल 39b और आर्टिकल 39c में क्या चलता है और क्यों ये वायलेशन नहीं करते हैं फंडामेंटल राइट्स को अगर इनके अंडर कोई भी लॉ बनता है तो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज के इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर टर्म्ड टू बी द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सिटीजन दैट आर नॉट ऑब्लिगेटरी इन नेचर। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सिएबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन वो ऑब्लिगेशन है सिटीजन्स के लिए, एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि जब भी सिटीजन की ज़रूरत होगी देश को तो सिटीजन अपने लाइफ को भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी राइट हो जाएगा। सेकेंड है सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्सेस दीज ड्यूटीज एंड होल्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सपेक्ट्स इट टू टेक स्टेप्स टू मेक ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज इफेक्टिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्सेस दीज ड्यूटीज़, क्या सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करता है इन ड्यूटीज़ को? नहीं, यहाँ पर पार्लियामेंट करता है। ठीक है, स्टेट करता है, स्टेट इन्फोर्स करता है इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ना कि कोर्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो अगर सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये बचा, ये बचा, तो थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट था, तो दोनों में फर्स्ट है। ठीक है, नो रिट कैन बी इशूड इन रिगार्ड टू द अंडर फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय द सिटीजन। देखो कोई भी रिट्स यहाँ पर इशू नहीं की जाती अगर सिटीजन्स द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फुलफिलमेंट के लिए बात की जाती है तो। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट को इशू कर सकते हैं बाय द कोर्ट। तो ऑप्शन सी भी सी भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 भी राइट हो जाएगा। तो 1 और 3 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सजेशंस मेड बाय द स्वरण सिंह कमिटी टू बी इंक्लूडेड एज। देखो स्वरण सिंह कमिटी, जब यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट हुआ और रिकमेंडेशन किसकी थी, स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण सिंह जो थे चेयरमैन थे। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, तो इन्होंने इंक्लूड किया कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। यहाँ पर दिया ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये टैक्सेस को पे करना है इनकी ड्यूटी है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, प्राइमरी प्लानिंग यहाँ पर स्वरण सिंह कमेटी में इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, इन्होंने दिया था बट इंक्लूड नहीं किया गया था, सजेशन दिए थे। कास्टिंग वोट भी इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ओनली एंड ओनली कौन सा दिया था रिकमेंडेशन, ओनली 1, ड्यूटी टू पे टैक्सेस। मतलब कौन कौन से स्वरण सिंह कमेटी ने इंक्लूड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो ड्यूटी टू पे टैक्सेस। यहाँ पर सोल्यूशन है कि स्वरण सिंह कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की सजेशन दिया था। ठीक है, सर्टेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी वर नॉट एक्सेप्टेड एंड हेंस नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज इंक्लूड पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी considered
appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duties. No law imposing such penalty or punishment shall be called in question in any court on the ground of infringement of any of fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provisions of the Constitution. Duty to pay taxes should also be a fundamental duty of the citizens. So duty to pay taxes only and only the रिकमेंडेशन वॉज एक्सेप्टेड गिवन बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे और आपको एक ईच एंड एवरी जो कंसेप्ट है उनको माइंड में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो प्रीलिम्स के दौरान आपको कोई भी यहाँ पर क्लू याद नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को और देखिए मैं आपको क्या यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ और कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है ये भी मैं आपको प्रॉपर बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा आने वाला 13th लेक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर देखना और प्लीज़ वीडियो को शेयर और जो अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ही वीडियो और मैं यहाँ पर बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी भी वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।